तो बच्चों लास्ट की पिछले वाली जो क्लास थी हम लोग की उसमें हम लोगों ने फर्टिलाइजेशन पढ़ा है और टाइप्स ऑफ एग्स वो भी हम लोगों ने डिस्कस किया था। एक्चुअली इट वाज जो टाइप ऑफ एग है ये डिस्क्राइब था ऑन द बेसिस ऑफ amount of yolk and on the basis of distribution of yolk in the cytoplasm और ooplasm। फर्टिलाइजेशन के इवेंट्स हम लोगों ने पूरा डिटेल में देखे और आज जो टॉपिक मैं आगे कंटिन्यू कर रहा हूँ वो एक तो क्लीवेज होगा। फर्टिलाइज होने के बाद एग जो है वो कन्वर्ट हो गया है जाइगोट में और जाइगोट के बाद उसमें जो माइटोटिक डिवीजन्स होने वाले हैं रेपिटेटिव, उनको हम क्लीवेज बोलेंगे। तो क्लीवेज के बारे में जो आउटलाइंस हैं, उनके पैटर्न क्या है, उनका टाइप क्या है और कहाँ पे कौन सा मिलता है, तो एनिमल किंगडम की आउटलाइंस भी करनी है और जो ह्यूमन केस में किस तरह का क्लीवेज मिलेगा वो भी हम आगे डिस्कस कर रहे हैं। लेकिन उससे पहले आज एक क्वेश्चन है जो एबनॉर्मल फर्टिलाइजेशन को लेकर के है, उसके बारे में हम बात करते हैं। तो देखिए एक क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट्स टाइप्स ऑफ पार्थेनोजेनेसिस। इनमें से कौन सी टर्म है जो पार्थेनोजेनेसिस को रिप्रेजेंट करेगा। सबसे पहले मेरे पास एक टर्म है पॉलीएंड्री, देन पॉलीगाइनी, एंड्रोजेनेसिस एंड देन गाइनोजेनेसिस। दिस में बी अ क्वेश्चन ऑफ एमसीक्यू क्वेश्चन ये हो सकता है, आपको मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन हो सकता है और अगर ये क्वेश्चन आता है तो इसका सही आंसर क्या होगा एंड व्हाट आर दीज टर्म्स। एक्चुअली ये सारे टर्म्स जो हैं वो एबनॉर्मल फर्टिलाइजेशन को रिप्रेजेंट करते हैं। जो सही फर्टिलाइजेशन था उसका क्या था, उसका ये था कि एक स्पर्म और एक ओवा फ्यूज करें और फ्यूज करने के बाद जो स्ट्रक्चर बनेगा वो जाइगोट बनेगा और जाइगोट आगे एम्ब्रियो, यानी कि यूनिसेल्युलर एम्ब्रियो भी कहा जाता है जाइगोट को, वो एम्ब्रियो आगे जो है डिवाइड करेगा। और फर्टिलाइजेशन बेसिकली इंश्योर्स कि जो एक स्ट्रक्चर है, एम्ब्रियो है, जाइगोट है, उसको एक डिप्लॉयड फॉर्मेट देना है। half set will be represented through egg and half set of chromosome will be represented through sperm। तो उससे जो है एक डिप्लॉयड स्ट्रक्चर बनना था। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का बहुत इंपॉर्टेंट पड़ाव जो है, जिसको आप फर्टिलाइजेशन कह सकते हैं, उसी से हम जो सारी आप आगे देखेंगे कि एवोल्यूशन में कितना बड़ा रोल है, वेरिएशन लाने में रोल है, तो ये सारा बहुत बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। एबनॉर्मल फर्टिलाइजेशन का मतलब यह है कि उस जो स्कीम है उसको फॉलो ना करना, जो कि एक स्पर्म और एक ओवम वाला फंडा है। तो यहाँ पे कुछ टर्म्स दिए गए हैं, यहाँ एक हिंट कर दूं, जहाँ पे एंड्रस वर्ड यूज होता है वो मेल के लिए होता है और जहाँ पे गाइनी वर्ड यूज होता है वो फीमेल के लिए वर्ड यूज होता है। ठीक है, तो ये यहाँ पे एक हिंट है। तो यहाँ आप थोड़ा देखिएगा अभी कौन ये जो एबनॉर्मल टाइप्स हैं इनमें कौन सा आंसर सही होगा। आई मीन जो पार्थेनोजेनेसिस है इसको कौन सी टर्म रिप्रेजेंट करती है, पॉलीएंड्री, पॉलीगाइनी, एंड्रोजेनेसिस एंड गाइनोजेनेसिस। तो आंसर आप खुद ढूंढिएगा, सोचिएगा अभी इस पे, तब तक मैं ये टर्म्स को क्लियर करता हूं एंड देन हो सकता है आपको जो है आइडिया मिल जाएगा इसमें। तो सबसे पहली बात मैं पॉलीस्पर्मी की बात करूं, सॉरी पॉलीएंड्री की मैं बात करता हूं। पॉलीएंड्री का मतलब ये है, पॉली मतलब कई सारे, एंड्री मतलब मेल से है। तो एक बार तो जो मेटिंग के टर्म में एक टर्म यूज होती है पॉलीएंड्री, मेटिंग के टर्म में जब हम बात करते हैं तो उसका मतलब ये होता है कि जब एक ही फीमेल से कई सारे मेल मेटिंग करें तो दैट कंडीशन इज पॉलीएंड्री। और उसी के अपोजिट पॉलीगाइनी क्या है, पॉलीगाइनी ये है, बिल्कुल उल्टा होगा कि कई फीमेल्स जो हैं वो सिंगल मेल जो है वो
उनसे मेट कर रहा है, तो दैट इज पॉलीगाइनी। लेकिन यहाँ हम गैमीट्स को लेकर के बात करेंगे। तो पॉलिएंड्री में अनदर मीनिंग ऑफ पॉलिएंड्री इज के एक जो ओवम है उसके अंदर मान लेते हैं कि कई स्पर्म्स ने एंट्री ले ली है। एंट्री लेने के बाद जो स्पर्म का न्यूक्लियस है दैट बिकम मेल प्रोन्यूक्लियस, और जो फीमेल का न्यूक्लियस है दैट बिकम्स फीमेल प्रोन्यूक्लियस। तो अब जो एग है स्पर्म की एंट्री के बाद वो उसका न्यूक्लियस हो जाता है फीमेल प्रोन्यूक्लियस और मेल वाला हो जाता है मेल प्रोन्यूक्लियस। तो ये एक ऐसी सिचुएशन जहां पे मोर देन वन मेल प्रोन्यूक्लियाई मौजूद हैं और एक जो है वो फीमेल प्रोन्यूक्लियस है। तो अगर ये रियली ये जो मेल जो प्रोन्यूक्लियस हैं वो फ्यूज कर जाएं इस फीमेल प्रोन्यूक्लियस के साथ में, तो ऐसी सिचुएशन यानी कि कई स्पर्म्स मोर देन वन स्पर्म अगर एंटर करते हैं एग के अंदर और इनके न्यूक्लियस आपस में फ्यूज हो जाते हैं, यानी कि मोर देन वन स्पर्म के न्यूक्लियस जो हैं वो एक फीमेल न्यूक्लियस के साथ में फ्यूज कर जाते हैं, तो ऐसी सिचुएशन दिस इज कॉल्ड एज पॉलीएंड्री। ठीक है, इस कंडीशन को हम क्या बोलेंगे? पॉलीएंड्री। पॉली में यहां पे आप देख रहे हैं कि कई सारे मेल यानी कि एक से ज्यादा स्पर्म की एंट्री है। ठीक है, जो कि एबनॉर्मल केस है, और इस तरह का अगर एम्ब्रियो बनेगा तो वो एबनॉर्मल केस होगा। ठीक है, इसके बाद पॉलीगाइनी का क्या मतलब है? तो यहां पॉलीगाइनी में क्या होता है कि एक एबनॉर्मल oogenesis है जहां पे फर्स्ट और सेकंड पोलर बॉडी रिलीज नहीं करता। फर्स्ट और सेकंड पोलर बॉडी रिलीज नहीं हो पाएगा, और इस तरह का जो एग है जहां पे फर्स्ट और सेकंड पोलर बॉडी रिलीज नहीं हुआ है, वो अगर जो न्यूक्लियस है वो किसी सिंगल स्पर्म के न्यूक्लियस से यानी कि मेल प्रोन्यूक्लियस से फ्यूज करेगा, तो दिस सिचुएशन इज कॉल्ड एज पॉलीगाइनी। तो पोलर बॉडी इटसेल्फ क्या होते हैं? पोलर बॉडी का फर्क सिर्फ इतना है कि दे हैव लेसर साइटोप्लाज्म, बट जो उनका जेनेटिक प्रोफाइल है वो एक एग जैसा ही होगा। तो यहां कुछ सिचुएशन ऐसी बन रही है कि जैसे एक स्पर्म जो है वो कई सारे ओवम के साथ में फ्यूज हो रहा है। तो ये सिचुएशन भी कैसी है? ये भी यानी कि पॉलीगाइनी भी जो है वो क्या होगा? पॉलीगाइनी भी एक तरीके का एबनॉर्मल केस है। देन व्हाट इज एंड्रोजेनेसिस, है ना, तीसरा टर्म था यहां पे एंड्रोजेनेसिस। तो एंड्रोजेनेसिस क्या है? एंड्रोजेनेसिस है यहां पे एक ऐसी सिचुएशन जहां पे नॉन पार्टिसिपेशन है फीमेल प्रोन्यूक्लियस का, यानी कि फीमेल प्रोन्यूक्लियस का रोल नहीं है और मेल प्रोन्यूक्लियस ही आगे क्लीवेज प्रोसेस में अगर प्रोसीड कर जाता है, और ये सिचुएशन एक हेप्लॉइड केस जैसा दिखाई देगा, तो ये एंड्रोजेनेसिस है। दिस इज कॉल्ड एज एंड्रोजेनेसिस, यानी कि जाइगोट डिप्लॉयड नहीं बना, यहां पे मेल प्रोन्यूक्लियस ही जो है वो आगे डिफाइन होने लगा है। ठीक है, तो ये दिस इज कॉल्ड एज एंड्रोजेनेसिस। एंड देन जो एक नेक्स्ट टर्म आ रहा है इट इज गाइनोजेनेसिस। तो गाइनोजेनेसिस में क्या है? गाइनोजेनेसिस में ये है कि स्पर्म आके एग को एक्टिवेट तो कर गया, ठीक है, वहां से सेकंड पोलर बॉडी भी रिलीज हो गया है, ठीक है, और फीमेल प्रोन्यूक्लियस जो है वो एक्टिवेट हो गया है, और इस तरह क्लीवेज का प्रोसेस भी आगे बढ़ने लगा है। तो डेफिनेटली ये भी क्या है? एक हैप्लॉइड सिचुएशन हो गई, अनफर्टिलाइज्ड एग है, मतलब टेक्निकली इसको कहा जाए तो इसमें फ्यूजन नहीं हुआ मेल फीमेल प्रोन्यूक्लियस का, और ये जो डेवलपमेंट है, जो एग है वो बिना एक टेक्निकल फर्टिलाइजेशन के, बिना एक प्रॉपर फर्टिलाइजेशन के ही डिवाइड होने लगा है। तो दिस इज कॉल्ड एज गाइनोजेनेसिस। तो मैं वापस इस क्वेश्चन पे आता हूं।
अब आपको कोई बात समझ में आई है कि क्या पॉलिंड्री पार्थेनोजेनेसिस को रिप्रेजेंट करता है, क्या पॉलीगाइनी करता है, एंड्रोजेनेसिस या गाइनोजेनेसिस? कौन सा सही आंसर होगा? तो आंसर सही जानने के लिए पार्थेनोजेनेसिस का डेफिनेशन आपको पता होना चाहिए, जो कि पहले बता चुका हूं मैं। व्हाट इज पार्थेनोजेनेसिस? डेवलपमेंट ऑफ यंग वन विदाउट एनी फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन के बिना अगर यंग वन डेवलप हो गया है, उसमें एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट हो रहा है, तो दिस इज पार्थेनोजेनेसिस। तो यहां से कौन सी टर्म? डेफिनेटली जो नियरेस्ट ट्रू टर्म हमको यहां पे नजर आ रही है वो क्या है? वो गाइनोजेनेसिस है, क्योंकि यहां पे भी स्पर्म ने एंट्री तो ली ओवम के अंदर, लेकिन कोई प्रो न्यूक्लियाई फ्यूजन नहीं हुआ है और एम्ब्रियो का डेवलपमेंट, हैप्लॉइड एम्ब्रियो का डेवलपमेंट शुरू हो गया। तो दिस इज द नियरेस्ट टर्म। और यू कैन से, अब हम ये बात कह सकते हैं, जो गाइनोजेनेसिस है, दिस इज द गाइनोजेनेसिस। तो गाइनोजेनेसिस है वो एक तरीके का पार्थेनोजेनेसिस का टाइप है, ठीक है। तो वी वर डिस्कसिंग ऑन, हम यहां एबनॉर्मल कंडीशंस पे बात कर रहे थे, एबनॉर्मल फर्टिलाइजेशन की बात कर रहे थे। एक टर्म यहां पे और डिस्कस करना है जो कि बड़ा इजी और सिंपल है समझने के लिए। हमने पहले कहा था कि पॉलीस्पर्मी को रोकने के लिए फर्टिलाइजेशन मेम्ब्रेन डेवलप होती है। तो एंट्री ऑफ मोर देन वन स्पर्म्स इनटू द ooप्लाज्म इज कॉल्ड एज पॉलीस्पर्मी। तो यहां पॉलिंड्री जो है वो पॉलीस्पर्मी को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो आप देखिए कि मोर देन वन स्पर्म जो है एंटर कर चुके हैं और ये फ्यूज भी कर रहे हैं। तो दिस इज पॉलीएंड्री कैन रिप्रेजेंट द पॉलीस्पर्मी, और यहां पे पार्थेनोजेनेसिस कैन रिप्रेजेंट द गाइनोजेनेसिस। लेकिन जो रियल जो पार्थेनोजेनेसिस है वो उसमें आप जानते ही हैं कि बिना फर्टिलाइजेशन के यंग वंस डेवलप होते, और जो नेचुरल पार्थेनोजेनेसिस का केस है वो हनी बीज के जो मेल होते हैं, जो ड्रोन्स होते हैं, वो बिना फर्टिलाइजेशन के, बिना अनफर्टिलाइज्ड एग के साथ में वो डेवलप किया करते हैं, ठीक है। तो ये हम लोगों का वो एक्सटेंडेड प्रोफाइल था जो एबनॉर्मल फर्टिलाइजेशन को लेकर के मैंने आपसे डिस्कस करना था। तो यहाँ दो बड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो है बन सकते हैं। पॉलीस्पर्मी एंड पॉलीएंड्री इज बेसिकली अ काइंड ऑफ पॉलीस्पर्मी और दिस रिप्रेजेंटेड बाय, देन गाइनोजेनेसिस के बारे में क्वेश्चन था। ये जो इंपॉर्टेंट टर्म्स थी एबनॉर्मल फर्टिलाइजेशन को लेकर के, ये भी हमने डिस्कस की। और एक बात, पॉलिंड्री एक टर्म उसके लिए भी यूज करते हैं कि व्हेनेवर अ सिंगल फीमेल है दैट रिसीव्स मैनी मेल्स, तो पॉलिंड्री का केस है, ठीक है। इसी तरह जो है पॉलीगाइनी का केस है कि व्हेनेवर मैनी फीमेल्स रिसीव अ सिंगल मेल। तो ये मेटिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से भी क्वेश्चन बनता है ना। अब जो है वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट टाइप्स ऑफ क्लीवेज। तो क्लीवेज जो है ये रिपीटेटिव माइटोटिक डिवीजन है। क्लीवेज क्या है? क्लीवेज जो है रिपीटेटिव माइटोटिक डिवीजन। और बड़ी इंपॉर्टेंट बात यहां पे ये है कि जो क्लीवेज होता है दैट इज डिफाइंड ऑन द बेसिस ऑफ अमाउंट ऑफ योग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ योग, एज वेल एज जब डिवीजन शुरू हो जाएगा तो पैटर्न ऑफ जो ब्लास्टोमेयर्स होते हैं। एक्चुअली जब हम क्लीवेज पढ़ते हैं तो क्लीवेज के बाद जो सेल्स बनती हैं दे आर कॉल्ड एज ब्लास्टोमेयर्स, एंड लार्जर साइज ऑफ ब्लास्टोमेयर्स आर कॉल्ड एज मेगामियर्स, स्मॉलर साइज्ड आर कॉल्ड एज माइक्रोमियर्स। तो ये टर्म भी आप जो है ध्यान रखिएगा। तो पैटर्न जो है, पैटर्न के बेस पर और एज वेल एज जो फेट है उसके बेस पर कि ब्लास्टोमियर्स क्या बनाएंगी फ्यूचर में। एक्चुअली ब्लास्टोमियर्स ही जर्म लेयर्स बनाते हैं और जर्म लेयर्स जो है वो ऑर्गन्स बनाते हैं। तो ये होता है। तो अभी आप देखिए कि ऑन द बेसिस ऑफ अमाउंट एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ योग, अमाउंट ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन योग के हिसाब से क्या क्या डिवीजन है, किस किस तरीके के यहाँ पे
ये क्लीवेज मिलेंगे आपको। तो नंबर 1 जो है मीरोब्लास्टिक, होलोब्लास्टिक क्लीवेज एंड मीरोब्लास्टिक। होलोब्लास्टिक का मतलब होता है कंप्लीट क्लीवेज, ठीक है। कंप्लीट क्लीवेज यानी कि एनिमल पोल, मैंने बताया था पहले कि एग का वो एरिया जहां से स्पर्म की एंट्री हो रही है दैट इज कॉल्ड एज एनिमल पोल, और जहां अपोजिट पॉइंट है दैट इज कॉल्ड एज वेजिटल पोल। तो होलोब्लास्टिक क्लीवेज में पूरा का पूरा एनिमल पोल से वेजिटल पोल तक की लाइन कट होती है, ठीक है। एक इसको हम बोलते हैं होलोब्लास्टिक क्लीवेज। तो होलोब्लास्टिक इक्वल भी हो सकता है, अनइक्वल भी हो सकता है। अगर आप देखिए कि एग्जैक्टली ये लाइन जो है एनिमल पोल से वेजिटल पोल तक जा रही है तो बिल्कुल जो है 2 हाफ में ये डिवाइड हो रहा है। लेकिन अगर ये लाइन लेफ्ट या राइट से पास ऑन हो रही है, जैसे कि मैं यहाँ पे सिंपल वर्टिकल क्लीवेज में देख रहा हूँ, एक्चुअली डिवीजन प्लेन्स नजर आ रहे हैं यहाँ पे। तो क्लीवेज जो अगर लाइन लेफ्ट या राइट से जाए मीडियन की बजाय, तो दिस इज कॉल्ड एज, इसको हम बोलेंगे अनइक्वल होलोब्लास्टिक क्लीवेज। मीरोब्लास्टिक यानी कि इनकम्प्लीट क्लीवेज। बात ये देखिए कि जिन अंडों के अंदर अमाउंट ऑफ योक जो है वो बहुत ज्यादा है, एक्चुअली मैं ये देखूंगा कि जो मैक्रोलेसाइथल एग है जो पूरे तरीके से योक से भरे हुए हैं, उनमें देख रहे हैं ऊपर जो साइटोप्लाज्म है वो बहुत कम फ्री है। साइटोप्लाज्म जो है वो बहुत कम फ्री है, यानी कि आप सिर्फ ये देख रहे हो कि ऊपर इस वाले एरिया में साइटोप्लाज्म फ्री है। तो ये जो टाइप होगा मीरोब्लास्टिक क्लीवेज, ये केवल सरफेस या उसके आसपास तक ही डिवीजन हो पाएगी। नीचे चूंकि योग भरा हुआ है तो जो डिविजन्स हैं वो नीचे की तरफ नहीं जा सकते हैं, क्योंकि नीचे जो है योग भरा हुआ है। तो जहां पे साइटोप्लाज्म है उसी के अंदर हो पाएगा। तो सुपरफिशियल या डिस्कॉइडल, सुपरफिशियल मतलब सरफेस सरफेस पर, और डिस्कॉइडल मतलब सिर्फ डिस्क के ऊपर क्लीवेज हो पाते हैं, ठीक है। तो इक्वल और अनइक्वल हो गया होलोब्लास्टिक। तो ये जो होलोब्लास्टिक क्लीवेज है ये जिन एग्स के अंदर होता है वो एग्स कौन कौन से होंगे? वो एग्स जो हैं एक तो काउंट कर लिए जाते हैं जैसे माइक्रोलेसाइथल में, और काफी ऐसे एग्स हैं जो मीजोलेसाइथल वाले भी हैं। मीजोलेसाइथल जो फ्रॉग्स वगैरह के केस में भी इस तरह का क्लीवेज मिल जाएगा। आगे जो है मीरोब्लास्टिक वाला जो है ये मिलते हैं आपको मैक्रोलेसाइथल, इन मैक्रोलेसाइथल या मेगालेसाइथल एग्स, मैक्रोलेसाइथल या मेगालेसाइथल एग्स में ये आपको मिलेगा, ठीक है। तो ये टाइप्स हो जाते हैं। अब आप ये देखो कि सुपरफिशियल क्लीवेज का क्या मतलब है। इसके लिए एक छोटा सा डायग्राम में यहाँ पे शो कर दूं। मान लिया ये एग है और योग सेंटर में, तो इस तरह के एग को हमने क्या कहा था? सेंट्रोलेसाइथल। इंसेक्ट्स के केस में ऐसा था। तो आप देख रहे हैं चारों तरफ बीच में तो योग है और चारों तरफ ये मटेरियल फ्री है साइटोप्लाज्म, तो क्लीवेज यहां सारे में होगा। तो दिस इज कॉल्ड एज सुपरफिशियल क्लीवेज। तो सुपरफिशियल क्लीवेज का एग्जाम्पल कौन है हमारे पास? इंसेक्ट्स। इंपॉर्टेंट बात है, इंसेक्ट्स। और डिस्कॉइडल में कौन एग्जाम्पल है? डिस्कॉइडल में जैसे आपको मिल जाएंगे रेप्टाइल्स एंड बर्ड्स, ठीक है। तो एक नॉर्मली ये इंफॉर्मेशन थोड़ी थोड़ी है, याद रखिएगा इसको, और उसी से हम जो है ह्यूमन वाले केस में। तो अब बात ये कि ह्यूमन में कैसा होगा। तो ह्यूमन में एग्स जो है वो मीरोब्लास्टिक माइक्रोलेसाइथल या एलेसाइथल एग्स हैं, तो वहां पे होलोब्लास्टिक क्लीवेज मिलेगा। ओके, तो अभी पैटर्न बेस देख लेते हैं। तो पैटर्न बेस में आप देखोगे कि रेडियल पैटर्न है, बाइरेडियल पैटर्न है, स्पाइरल पैटर्न है, बाइलेटरल। तो बाइलेटरल पैटर्न जो है अरेंजमेंट इस तरीके का है, बीच से कट करें तो दोनों तरफ बराबर जो शेप है वो यहां पे मिलती है। तो ये ह्यूमंस में मैं सीधे सीधे बता दे रहा हूं ये मिलेगा। और सबसे पहले वाले केसेस जो हैं जैसे रेडियल क्लीवेज है, तो ये आपको जैसे स्पॉन्जेस वगैरह में, ऐसे केसेस में आपको मिल जाएंगे, ठीक है। तो इस तरह से है। देन ये पैटर्न बेस हो गया, ये पैटर्न बेस हुआ। इसके बाद फेट ऑफ ब्लास्टोमियर्स, यानी कि ब्लास्टोमियर फ्यूचर में क्या बनाती है उसके बेस पर है। तो ये दो तरह के होते हैं, डिटर्मिनेट क्लीवेज और साथ में
इनडिटर्मिनेट क्लीवेज। तो आगे जो नेक्स्ट होता है हमारा, डिटर्मिनेट क्लीवेज को आप किस तरह देखते हो? एग्जैक्टली ये है कि जब डिवीजन हो रहा है एक के बाद एक डिवीजन हो रहे हैं, और क्या हो रहा है हमारा, नए ब्लास्टोमियर्स बनते जा रहे हैं, एक के बाद एक जो है ब्लास्टोमियर्स की फॉर्मेशन हो रही है। अब बात यह है कि ये जो ब्लास्टोमियर बन गया, जब डिवीजन हो गया कि भाई एक था तो ये फिर डिवाइड हो गया, इसके बाद दूसरा डिवाइड हो गया, तो ये नंबर बनते जा रहा है। और आप देखते हो कि मैं एक फॉर्मूला बताता हूं कि 2:n, ये n मतलब नंबर ऑफ क्लीवेज है। मान लिया फिफ्थ क्लीवेज के बाद आप देख रहे हो कि हाउ मेनी नंबर्स ऑफ ब्लास्टोमियर्स विल बी देयर, तो फिफ्थ इसकी n की वैल्यू आप 5 रख देंगे तो जो डेटा आ जाएगा हम लोगों को नंबर मिलेगा वो 32 मिलेगा, है ना, यानी 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, कुछ इस तरीके से, ठीक है। तो ये 5 मल्टीप्लीकेशन में अगर आप देखते हो तो ये जो है 32 सेल्स आ गए यहाँ पे, ये सारे के सारे बन गए अपने ब्लास्टोमियर। और ये जो बना हुआ बॉल लाइक स्ट्रक्चर हो गया इतने डिवीजन के बाद, उसको हमने कह दिया मोरूला। अब ये जो मोरूला के पूरे ब्लास्टोमियर्स हैं, ये ब्लास्टोमियर्स करते क्या है, इनका होता क्या है? तो कुछ ऐसे केसेस हैं एनिमल्स के, जैसे एनेलिड्स हैं, निमेटोड्स हैं, उनके केस में क्या होगा कि अगर आप किसी ब्लास्टोमियर को खत्म कर देते हैं, आपने उसको क्रश कर दिया एम्ब्रियोनिक स्टेज में, तो क्या होगा कि पर्टिकुलर वो ऑर्गन नहीं बनेगा जो उस ब्लास्टोमियर से बनना था। तो ऐसे केस को आप कहते हो कि डिटर्मिनेट क्लीवेज है। एग्जाम्पल्स क्या हो गए इनके? निमेटोड्स हो गए, और जैसे एनेलिडा वाले केसेस भी इनके एग्जाम्पल हो गए। बड़ा ये भी भैया इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है वो बन जाता है अपना, ठीक है। डिटर्मिनेट क्लीवेज, इनडिटर्मिनेट क्लीवेज। अब इनडिटर्मिनेट क्या है? हायर केसेस, तो जो ह्यूमन है, हमारी जो स्पीशीज है, ह्यूमन के केस में इनडिटर्मिनेट क्लीवेज है, और हायर जो एनिमल्स हैं, वर्टिब्रेट्स जो होंगे, उनमें इनडिटर्मिनेट क्लीवेज होगा, ठीक है। तो वर्टिब्रेट्स में हायर केसेस में इनडिटर्मिनेट है, और काफी कुछ हायर इनवर्टिब्रेट्स में भी जो है इनडिटर्मिनेट है, लेकिन जो शुरुआती केस है वहां पे डिटर्मिनेट क्लीवेज है। तो इनडिटर्मिनेट में क्या होता है कि अगर आप कुछ ब्लास्टोमियर्स हटा भी दें तो जो रिमेनिंग जो ब्लास्टोमियर्स हैं, वो हटाए ब्लास्टोमियर्स का काम जो है वो टेक ओवर कर लेंगे, और एम्ब्रियो जो है वो पूरा डेवलप मिलेगा, ठीक है। दूसरी तरफ ये तो हमने टाइप्स देख लिया, लेकिन फर्दर एक बार मैं ये रिवाइज करा दूं आपको। जो प्लेन ऑफ क्लीवेज होते हैं, आप देखिए कि एक तो होगा सिंपल मीडियन वर्टिकल, ठीक है, और दूसरा जो है ये मीडियन हॉरिजॉन्टल जो होता है, हम उसको क्या कहते हैं? हम उसको इक्वेटोरियल कहते हैं। जिस तरह अर्थ में एक लाइन होती है ना, इक्वेटोरियल प्लेन, इक्वेटर, तो इक्वेटर के तरीके से देयर इज अ इक्वेटोरियल प्लेन, और मीडियन से डिफाइन हो रहा है। तो ये जो है इट इज कॉल्ड एज इक्वेटोरियल प्लेन, ओके। देन दूसरी, अगर इक्वेटर के अलावा ऊपर या नीचे कोई प्लेन जा रहा है तो दिस इज सिंपल हॉरिजॉन्टल। इसी तरह अगर एनिमल पोल से वेजिटल पोल की तरफ जा रहे हैं तो दिस इज मीडियन वर्टिकल, और लेफ्ट या राइट है तो दिस इज सिंपल वर्टिकल। तो ये प्लेन्स ऑफ क्लीवेज की बात हो जाती है यहां पे कंप्लीट, ठीक है। तो अभी क्लीवेज का फॉर्मूला मैं आपको बता चुका हूं। तो क्लीवेज होने के बाद जो सेल्स बनते हैं, जो डेटा हम लोग को मिलता है, तो एक तो फर्टिलाइज्ड एग जान ही रहे हैं कि ये जो है जाइगोट है, ठीक है। जाइगोट बना, जाइगोट में फर्स्ट क्लीवेज जो है वो मैं यहां पे शो कर रहा हूं कि क्लीवेज लाइन है, फर्स्ट क्लीवेज है, और इस तरह जो दो नए स्ट्रक्चर्स बने, ये ब्लास्टोमियर्स हैं, ठीक है। आप देख रहे हो कि दिस इज ब्लास्टोमियर नंबर 1 एंड दिस इज ब्लास्टोमियर नंबर 2। तो 2:n का फॉर्मूला अगर लगाऊं तो n की वैल्यू यहां पे 1 है, तो नंबर जो है ये क्या बना? 2 बन गए। मान लिया मैं कहता हूं यहां पे कि भी 4, अगर n की पावर 4 कर लेते हैं, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, ठीक है, तो 16 ब्लास्टोमियर्स जो है फॉर्म हो जाते हैं।
देखिए 8 ब्लास्टोमेयर से लेके और आगे 32 और 64 तक की भी इवन जो स्ट्रक्चर होती है वो सॉलिड बॉल लाइक स्ट्रक्चर बन जाती है। दैट स्ट्रक्चर इज रेफर्ड एज मोरुला, प्रीवियसली डिस्कस्ड है, बता चुका हूं। तो ये सॉलिड बॉल है और इट लुक्स लाइक मलबरी फ्रूट, यानी शहतूत जो होता है एक प्लांट है, उसके मलबरी जो फ्रूट होंगे उसके, वो फ्रूट की जो शेप है उसके नाम से मोरोला नाम दिया है। तो फर्टिलाइजेशन के 72 आवर्स के अंदर जो स्टेज ऑफ मोरोला है वो अचीव हो जाता है। मोरोला के बाद अगली स्टेज जो है वो डेवलप होती है। तो मोरोला इज अ सॉलिड। तो सॉलिड स्ट्रक्चर के अंदर धीरे धीरे एक अंदर, अगर मैं उसको सेक्शन कट करूं, वर्टिकल सेक्शन या यूं कहें टीएस अगर मैं कट कर दूं, तो उसके अंदर एक हॉलो स्पेस जो है वो आपको दिखाई देने लगेगा। और जब मोरुला में ये हॉलो स्पेस जनरेट हो जाता है तो दैट स्ट्रक्चर इज रेफर्ड एज, अब हम उसको एक नया नाम दे देते हैं, ब्लास्टोला। ठीक है, तो ह्यूमन केस के अंदर जो ब्लास्टोला है वो ऑलमोस्ट 4th डे से 5th डे पे तैयार हो जाती है। और यही स्टेज है जो यूट्रस में आकर के डाउनवर्ड फेलोपियन ट्यूब से यूट्रस में इट विल कम एंड इट विल बी सेटल्ड इन द वॉल ऑफ द यूट्रस, यानी कि जो हमने उसकी एंडोमेट्रियम बताई थी उसके किसी एक क्रिवाइस में ये सेटल हो जाएगा। और नीचे आने का जो डे है वो 4 to 5th डे पे कंप्लीट होके ये मूव करना शुरू करेगा। 5 to 7th डे, 5वें से 7वें दिन तक ये वहां पे अटैच हो जाएगा। ठीक है, अब मैं क्या करता हूं कि वो जो ब्लास्टुला स्टेज था उसका मैंने सेक्शन किया है। ठीक है, सेक्शन में सबसे पहले बाहर की तरफ आप ये मार्क करो, चारों तरफ होता है बट मैं यहां पे शो इतना ही किया है। तो ये जोना पेल्यूसिडा जो है वो अभी तक यहां पे प्रेजेंट है। अब एक बात है कि कभी कभी इस तरह का डेटा आता है, ट्रू फॉल्स में पूछ सकते हैं, स्टेटमेंट्स में पूछ सकते हैं आपसे कि क्या जब डिवाइड हो रहा है जाइगोट बराबर जो है उसके अंदर क्लीवेज होते जा रहा है, तो क्लीवेज होने के साथ क्या साइज ऑफ द ओवरऑल स्ट्रक्चर बढ़ेगा? क्या मोरुला बना तो साइज बढ़ गया है? तो मैं ये बता दूं कि जो डिवीजन है, डिवीजन होते हुए साइज नहीं बढ़ेगा, ओनली द नंबर ऑफ सेल विल इंक्रीज। नंबर ऑफ सेल इंक्रीज होता जाएगा बट ओवरऑल जो साइज जाइगोट का था अभी साइज वही रहेगा। तो यानी कि जो ब्लास्टुला का साइज है ऑलमोस्ट वही रहेगा जो जाइगोट का साइज हुआ करता है। ठीक है, क्योंकि चारों तरफ अभी तक जो एक रेस्ट्रिक्शन के लिए जो जोना पेल्यूसिडा है वो प्रेजेंट होता है। अब एक बात और है कि जोना पेल्यूसिडा के नीचे आप ये देख रहे हो कि एक लेयर है यहां पे मौजूद, जो ब्लास्टोमियर्स हैं, छोटे छोटे ब्लास्टोमियर्स ने सरफेस को पूरा कवर किया हुआ है। दिस इज द होल अरेंजमेंट। तो ये जो लेयर है बाहर ब्लास्टोमियर्स की, इसको ट्रोफोएक्टोडर्म या ट्रोफोब्लास्ट के नाम से हम जानेंगे। ठीक है, ये ट्रोफोएक्टोडर्म या ट्रोफोब्लास्ट है, बाद में ये कोरियन बन जाएगा। और एक चीज देखिए कि नेम इज ट्रोफो, ट्रोफो फॉर द न्यूट्रिशन। ट्रोफो का मतलब होता है कि स्ट्रक्चर रिलेटेड टू न्यूट्रिशन। ट्रोफोलॉजी जो है वो स्ट्रक्चर ऑफ दैट इज द स्टडी ऑफ न्यूट्रिशन होता है। तो ट्रोफोब्लास्ट क्या है? यानी कि दैट लेयर इट विल हेल्प समवॉट इन द न्यूट्रिशन ऑफ द स्ट्रक्चर। जो एम्ब्रियो बनेगा, जब ये सेटल होगा यूट्रस में, तो यही वो लेयर है जहां से न्यूट्रिशन जो है वो इस पूरे स्ट्रक्चर को मिलने वाला है। ठीक है, तो दैट्स व्हाई दिस स्ट्रक्चर इज नोन एज ट्रोफोब्लास्ट या ट्रोफोएक्टोडर्म। एक्टो इसलिए कि बाहर है। अब दूसरी बात है, जो अंदर जो कैविटी आप देख रहे हैं, दिस होल कैविटी, यहां से यहां, ये पूरी कैविटी आपको ब्लास्टोसील, ब्लास्टो मतलब ब्लास्टुला का है, सील मतलब कैविटी है। दिस इज ऑल्सो नोन एज सीलोब्लास्टुला। ठीक है, अंदर जो नंबर ऑफ सेल्स यहां पे अरेंज हो रखे हैं पूरे के पूरे, दीज ऑल सेल्स, ये सारे के सारे जो सेल्स हैं, ये सभी सेल्स को हम इनर सेल मास या एम्ब्रियो ब्लास्ट कह रहे हैं। दिस इज इनर सेल मास और एम्ब्रियो ब्लास्ट। ये इनर सेल मास है या एम्ब्रियो ब्लास्ट इसको कहा जा रहा है। और इस तरह जो एम्ब्रियो ब्लास्ट है उसमें एक चीज ऊपर की तरफ कुछ सेल्स जो एम्ब्रियो ब्लास्ट को या
इनर सेल मास को अटैच करती हैं, इन सेल्स को सेल्स ऑफ रॉबर कहा जाता है। दीज आर सेल्स ऑफ रॉबर। तो सेल्स ऑफ रॉबर जो है ये बाद में धीरे धीरे जब ये एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट होगा तो ये धीरे धीरे डीजनरेट होने लगते हैं, और ये जो ऊपर वाला सेल मास है इट गेट अरेंज्ड इनटू टू लेयर्स, एपीब्लास्ट एंड हाइपोब्लास्ट। ये आगे बनाएगा, अभी हम लोग इस पे आगे डिस्कस करेंगे। तो दिस होल डायग्राम, इसको मैं आपको कहता हूं कि ये डायग्राम बुक में भी दिया हुआ है, तो इसको आप ध्यान से देख लीजिए। ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बोर्ड के लिए भी इंपॉर्टेंट है, और जो नीट के एग्जाम में भी इस तरह इसमें मार्क करने के लिए आपसे पूछा जा सकता है। खास तौर से जैसे सेल्स ऑफ रॉबर हैं या इनर सेल मास है, ब्लास्टोसील है, दीज कैन बी मार्क्ड। ये सीक्वेंस वाला क्वेश्चन भी हो सकता है कि देयर विल बी ABCDE या ABCD एंड अरेंज द स्ट्रक्चर्स इन द सीक्वेंसेस, एज वेल एज आपसे पूछ सकते हैं कि पर्टिकुलर स्ट्रक्चर का नाम क्या है। ठीक है, तो अब बात यह है कि एनिमल किंगडम में देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ ब्लास्टुला। ब्लास्टुला स्ट्रक्चर के हिसाब से अलग अलग तरह के होते हैं। तो एक जो सबसे पहले है स्टीरियोब्लास्टुला। स्टीरियोब्लास्टुला एक्चुअली जब शुरू में बिल्कुल डिस्कस हो रहा है, यानी कि हम पॉरीफेरा जैसे फाइलम की बात कर रहे हैं, तो उस केस में आप देखिए, उस केस में क्या होता है, उस केस में ये होता है कि डेवलपमेंट बहुत ही इनिशियल जो स्ट्रक्चर्स हैं वो शुरुआत ही हुई है। तो स्टीरियोब्लास्टुला वो ब्लास्टुला है जो देखने में बिल्कुल ब्लास्टुला जैसा रिप्रेजेंट करे, बट उसकी टिपिकल स्ट्रक्चर्स उसकी बॉडी में नहीं है। यहाँ पे ब्लास्टोसील नहीं होती है, इट इज अ सॉलिड स्ट्रक्चर। तो जैसे कुछ एनालिड्स के अंदर जैसे नेरिस है, और स्पॉन्जेस के अंदर ये आपको दिखेगा सीलोब्लास्टुला, सॉरी स्टीरियोब्लास्टुला। तो ब्लास्टोसील यहाँ पे नहीं है। ठीक है, तो एक सीलोब्लास्टुला क्या है? तो सीलोब्लास्टुला तो वो कॉमन टिपिकल ब्लास्टुला है जिसका स्ट्रक्चर मैंने अभी आपको डिस्कस किया। फ्रॉग्स में, ह्यूमंस में, हायर केसेस में ये सभी आपको मिलेगा। इसके बाद डिस्कोब्लास्टुला, डेफिनेटली नाम से क्लियर है, अगर एग का टाइप आप पढ़ चुके हो और डिस्क्वाडल आपको मालूम है कि डिस्क पे बिल्कुल सरफेस पे जो डिवीजन हो रहा है दैट विल बी द डिस्क्वाइडल क्लीवेज, और उससे जो बनेगा ब्लास्टुला स्टेज उसको हम डिस्कोब्लास्टुला कहेंगे। सुपरफिशियल ब्लास्टुला, डेफिनेटली इट इज फाउंड इन द इंसेक्ट्स। कहां मिलेगा ये इंसेक्ट्स में। और जो डिस्कोब्लास्टुला इट विल बी इन रेप्टाइल्स एंड एव्स, यानी कि बर्ड्स के केस में मिलेगा। समझ गए बात? इसके बाद देखते हैं जो ब्लास्टुला स्टेज है दैट टर्न्स इनटू गैस्ट्रुला। जो ब्लास्टुला है वो गैस्ट्रुला में टर्न हो जाता है। एक टिपिकल गैस्ट्रुला जो होती है, जैसे जो रिसर्च वर्क जनरली शुरू हुआ है वो इकाइनोडर्म्स के एग के ऊपर काफ़ी सारे, यानी सी अर्चिन को बेस मान के स्टारफिश को के एग्स को जो है इजीली स्टडी किया जा सकता है। लार्जर एग्स हैं और इजीली उनकी एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट स्टडी हो जाती है। तो वहाँ पे जो हम देख रहे हैं कि जो ब्लास्टुला से अगला स्ट्रक्चर जो बनता है दैट इज गैस्ट्रुला। आप देखिए कि ब्लास्टुला में क्या था, ब्लास्टुला में नीचे कैविटी थी। अब आपको ऐसा लग रहा है जैसे यहां से प्रेस करके इसको यहां से अंदर दबा दिया गया है, ठीक है, और एक नई कैविटी बन गई है। तो डेफिनेटली कुछ ऐसा ही है, जो इनवर्ड मूवमेंट ऑफ द सेल्स इट स्टार्टेड और अंदर जो है एक लेयर, डबल लेयर हो गया। ठीक है, फ्यूचर में ये जो बाहर वाला लेयर है ये यहाँ एक्टोडर्म के तौर पे डेवलप होने लगता है, और अंदर वाला जो है एंडोडर्म, और बीच में जो है मीजोडर्म बनेगा, और कैविटी यहाँ पे आ जाएगी, बॉडी कैविटी का। तो ये जो हम स्टारफिश के केस से इस चीज़ को प्रॉपरली समझ सकते हैं कि भी किस तरह जो एम्ब्रियो है वो ट्रिपल लेयर्ड हो जाएगा। तो ब्लास्टोसील जो है वो एज इट इज आपको दिख रही है यहाँ पे है। ठीक है, एक नई कैविटी सेंटर में यहाँ बन गई है, दैट इज कॉल्ड एज आर्केंट्रॉन। तो सेंट्रल कैविटी ऑफ गैस्ट्रुला अगर बनेगी तो ये इसको नाम हम देंगे, क्या बोलेंगे हम इसको? आर्केंट्रॉन बोलेंगे। आर्क मतलब प्रिमिटिव, एंट्रॉन मतलब डाइजेस्टिव सिस्टम। तो एम्ब्रियोनिक डाइजेस्टिव सिस्टम को रिप्रेजेंट करता है आर्केंट्रॉन। तो ये रिप्रेजेंट किसको करता है? एम्ब्रियोनिक गट को, है ना। तो इट रिप्रेजेंट्स एम्ब्रियोनिक गट।
तो ये एम्ब्रियोनिक गट को रिप्रेजेंट करेगा। और ये बाहर जिस ओपनिंग के साथ खुल रहा है, दैट ओपनिंग इज कॉल्ड एज ब्लास्टोपोर। हम इस ओपनिंग को क्या कहते हैं? ब्लास्टोपोर कहते हैं। और ये एक गैस्ट्रोला स्टेज है, इकाइनोडर्म की गैस्ट्रोला स्टेज है। तो ये स्ट्रक्चर को भी ध्यान से देख लीजिएगा। ये स्ट्रक्चर भी कभी कभी हमसे ऐसा पूछा जा सकता है कि दिस ओपनिंग विल बी, द नेम इससे पूछ लेंगे, और दिस ओपनिंग विल बी, इसका भी नाम आपसे पूछ लेंगे, और ये बाहर की लेयर के बारे में। तो सेम क्वेश्चन इस तरह से, लेकिन ज्यादा इंपॉर्टेंट जो है वो हमारा क्वेश्चन होता है ब्लास्टूला वाला। ठीक है, ये इसको आप साइड में रख के समझ सकते हैं कि भी हाँ, ये भी पूछा जा सकता है। अब एक चीज थी कि हम लोगों ने पढ़ा था कि ब्लास्टोपोर का फेट, ब्लास्टोपोर के फेट के हिसाब से भी हमने क्लासिफिकेशन पढ़ते हैं। ठीक है, तो एनिमल क्लासिफिकेशन में जो हायर एनिमल्स हैं, जो मैं कहूं कि यूसिलोमेट्स में भी एंटेरोसिलोमेट्स का जो कैटेगरी है, बेसिकली यूसिलोमेट्स की बात मैं करूं, उसमें दो तरह के केसेस है, साइजोसिलोमेट और एंटेरोसिलोमेट। तो ये यूसिलोमेट्स को डिफाइन करने के लिए है। तो ब्लास्टोपोर जो है, इट में गिव राइज टू माउथ और इट में गिव राइज टू एनस। जिनमें माउथ बनता है, जिन यूसिलोमेट्स में माउथ बनता है, उनको हम बोलते हैं प्रोटोस्टोमिया। बड़ी इंपॉर्टेंट ये टर्म आती है, प्रोटोस्टोमिया, व्हेन द ब्लास्टोपोर गिव राइज टू माउथ। तो ये एग्जाम्पल है। इसका एग्जाम्पल कौन होगा? साइजोसिलोमेट्स। यानी कि क्लासिफिकेशन में आप जाएं +1 वाले सेक्शन में, तो वहां साइजोसिलोमेट कौन है? साइजोसिलोमेट में हमारे आते हैं एनेलिडा, आर्थ्रोपोडा और मोलस्का, 3 ग्रुप्स है। और जिन केसेस में एनस का फॉर्मेशन होता है उनको देख लें, वो कौन कौन है? दोज केसेस आर एंटेरोसिलोमेट्स, and this condition is called as when the blastopore is going to develop in the anus, the condition is called as deuterostomia. That animal group is called as deuterostomia. तो ड्यूटेरोस्टोमिया में सारे मेंबर्स आते हैं एंटेरोसिलोमेटा के, और एग्जाम्पल उसका होता है इकाइनोडर्म एंड कॉर्डेटा। एग्जाम्पल विल बी इकाइनोडर्मेटा एंड कॉर्डेटा। तो ये एक मैंने क्लासिफिकेशन पॉइंट ऑफ व्यू भी यहां पे डिस्कस कर दिया, जो अपने आप में इंपॉर्टेंट है, इसको भी ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो ये हमारा पूरा डिटेल हुआ। अभी हमने ब्लास्टूला स्टेज को डिस्कस कर लिया है, और साथ में हमने जो है वो गैस्ट्रोला के बारे में बेसिक आइडिया डिस्कस किया। ठीक है, तो फर्दर जो डेवलपमेंट है उस पे हम लोग डिस्कशन करेंगे। और है क्या कि जो पूरा जो ब्लास्टूला स्टेज है, अभी उसमें जो इनर सेल मास है, इनर सेल मास वो डबल लेयर में अरेंज हो गया है। ठीक है, ये एपीब्लास्ट बन गई, नीचे क्या बन गया? हाइपोब्लास्ट बन गया है। और इसके ऊपर आप देख रहे हो नई ये लेयर यहां डेवलप हो रही है, ये लोअर यानी कि हाइपोब्लास्ट को कवर करेगा, और कवर करने के बाद में ये जो डेटा है, और चारों तरफ की ट्रोफोब्लास्ट और वो सब स्ट्रक्चर तो वैसे ही हैं जैसे आपने ब्लास्टूला स्टेज के अंदर देखा है। तो आगे क्या हो रहा है? ये जो इवेंट अब हो रही है ना आगे, इसे इट इज गैस्ट्रुलेशन इन मैमल, मैमल के अंदर गैस्ट्रुलेशन है। तो एपीब्लास्ट जो है अब वो पूरे तरीके से एक लेयर से कवर हो गया। इस स्ट्रक्चर को मैंने क्या बोला? ये स्ट्रक्चर एमनियन है। ठीक है, स्ट्रक्चर ऊपर क्या है? दिस इज एमनियन। एमनियन क्या होगा? इट इज एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन। हमने पहले डिस्कस किया था कि एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन्स होती हैं जो कि एम्ब्रियो को कवर करती हैं, उन एम्ब्रियोज को जो कि या तो मदर के अंदर डेवलप हो रहे हैं या फिर किसी यंग वन जो अंडे के अंदर, एग्स के अंदर डेवलप हो रहे हैं। हाइपोब्लास्ट के नीचे ये आप देख रहे हैं कि बन चुका है हमारा यॉर्क सैक। ठीक है, तो ये कवरिंग हो गई। और इस तरह एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात यहां पे नजर आ गई आपको कि एपीब्लास्ट बना है, हाइपोब्लास्ट बना है। तो जो एपीब्लास्ट है वो फ्यूचर एक्टोडर्म है, और हाइपोब्लास्ट है वो फ्यूचर एंडोडर्म है। इनके बीच में मीजोडर्म का डेवलपमेंट होता है। ठीक है, तो एपीब्लास्ट से जो सेल्स हैं
वो मूव करके हाइपोब्लास्ट में मर्ज कर जाती हैं और हाइपोब्लास्ट का नाम अब हो जाता है एंडोडर्म। ठीक है, तो बाकी का डेवलपमेंट हम जो है इसके बाद वाले लेक्चर में